किसी की जोजा बनेंगी तो वो जो जिम्मेदारियां वो नहीं ले पाएंगी, लेकिन ठीक है उसका कंसेंट है, पेरेंट्स का कंसेंट है, लॉ का कंसेंट, तो ठीक है मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं है चूंकि पेरेंट्स का और लॉ का कंसेंट है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हज़रत आयशा से हुआ, पेरेंट्स का कंसेंट था या नहीं था? हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। लॉ का कंसेंट था या नहीं था? लॉ का कंसेंट भी था। प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो एक मेरी बात सुनिए, आप आपने मेरे को बिल्कुल सही दलील दी और बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी दलील। अभी आप बात सुनिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक का एक बयान सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पैदा हुए तो देखिए ऐसे ऐसे रिवाज थे कि बेवा माओ से शादी करने का रिवाज था। तो एक डॉक्टर जाकिर नाइक ये दलील देते हैं कि बोले ये जो बच्ची वो उस उम्र में निकाह करने का रिवाज था, तो बेवा माँ से निकाह करने का भी रिवाज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवाज को तोड़ा, एक रिवाज को पकड़ा, ये बाइसिंग क्यों भाई? दोनों भी तोड़ो ना, बच्चियों से निकाह का भी तोड़ देते, ये बाइसिंग क्यों हुई? मुझे इससे सवाल है। एक मिनट, वो ये बायसनेस इसलिए नहीं है कि जब आप खुद ही मान रहे हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पेरेंटल कंसेंट के साथ विद और लॉ अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस टू लॉ हुआ है, ठीक है, और अब कोई मसला तो नहीं है ना, उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। जब आपको इश्यू ही नहीं है तो तोड़ने की क्या जरूरत है? तोड़ा तो उस चीज को जाएगा ना जिसमें इश्यू हो। मसलन बच्चियों को जिंदा दरगोर करने का रिवाज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा, उसमें इश्यू था। इसमें इश्यू क्या है वो बताओ? तोड़ेंगे तो जब इश्यू होगा, जब इश्यू होगा जब तोड़ेंगे, सही है ना। तो मैंने मतलब मेरे को पक्का पता नहीं है, लेकिन ये सुना है कि 5 साल की उम्र से जो सेक्स होता था वो बिटवीन द थाइज होता था, ये सही है? मुझे पता नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। ये सब फालतू की बातें हैं कि मैंने सुना है सके। मुझे बताएं इसमें इशू क्या है कि और जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो आई हैं, वो 5 साल की उम्र में नहीं आई है, 6 साल की उम्र में नहीं आई है, 7 साल की उम्र में नहीं आई है, 9 साल मुकम्मल होने के बाद आई है, ठीक है। तो अब ये सब आई है, उससे पहले जो जाया करते थे उसका क्या मुफ्ती साहब? आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें इशू क्या है, मुझे प्रॉब्लम बताओ। कोई इशू नहीं, पेरेंट का कंसेंट है। जब कोई इशू नहीं है तो क्यों तोड़ा जाए? वो बात तो सही है, लेकिन आप ठीक है, ये मैं आपकी बात से राजी हो गया, सही है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत, आप रहमत थे पूरे आलम के लिए। एक ही सवाल, एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन का मौका और देता हूँ। हाँ ठीक है, रहमत कहा गया। जब आप रहमत है तो रहमत तो आप अपनी कौम के लिए नहीं हुए। एक आपने हदीस ऐसी बोल दी कि 72 या 73 फिरके होंगे, उसमें मौदूदी अलग हो गए, ये अलग हो गए, मौदूदी भी बड़े आलिम। अब मैं कंफ्यूज हूँ, किसको मानूं? मौदूदी को मानूं कि अशरफ अली थानवी को मानूं कि अहमद रजा बरेली को मानूं? एक मिनट सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा 72-73 फिरके होंगे, तो ये आपके कहने की वजह से फिरके हुए हैं या आपने एक प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा होगा इसलिए हुए हैं? प्रेडिक्शन किया था। ठीक है, तो जब प्रेडिक्शन किया था तो यहां तो आपको ये कहना चाहिए था कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वो बात बता दी जो आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो आपको तो आप वसल्लम की सच्चाई का यकीन होना चाहिए था, बजाय इसके कि आप वसल्लम को जिम्मेदार ठहराने लगे। ये प्रेडिक्शन था या उनके कहने की वजह से फिरके बने? ये बात भी सही है, ठीक है। अब एक मिनिमम एक सवाल, ये भी आपने बहुत एक सवाल हमारा भी है, एक और देता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक जो है कि अपने इसमें जो फ्यूनरल मेथड है वो है कि दफनाया जाता है, और एक फ्यूनरल मेथड है कि जलाया जाता है। लेकिन जो आज साइंटिफिकली प्रूव हो सका है कि सबसे अच्छा फ्यूनरल मेथड पारसीस का है, जिसमें वो ऐसी बड़ा सा वो बनाते और उसमें बॉडी रख देते, चील कौवे खाते। तो जब इस्लाम इतना ही साइंटिफिक था, प्रॉफिट इतनी अच्छी प्रेडिक्शन करते थे, तो बोला कि इस्लाम इतना साइंटिफिक है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा मेथड ये है, इसको साबित करें। साबित हो चुका, गूगल करिए, इधर साबित हुआ कि सबसे अच्छा मेथड, और किस एतबार से सबसे अच्छा मेथड? हाँ तो ये तो मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए हमारी इकोलॉजी की क्लास चल रही थी, सुनिए मेरी बात सुनिए ना। इकोलॉजी की क्लास चल रही थी, साइंस की क्लास थी, टीचर हिंदू थे, इस बावजूद उन्होंने बोला कि अभी ये सबसे अच्छा मेथड ये है। एनसीईआरटी की बुक में तो वो नहीं है शायद, अभी लिख दिया कि सबसे अच्छा मेथड है, इसलिए सबसे अच्छा मेथड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए किसके बोलने से नहीं हो जाता। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अंटार्कटिका में कोई मरेगा उसको क्या करेंगे? पोलर बियर को खिला देंगे। अच्छा, बात ये है कि हजरत खिदमत जो हो रही है ना, खिदमत की जा रही है, पारसी खिदमत कर रहे हैं, बॉडी की गिद्धों को खिला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इंसान भूखा मर रहा है, क्यों ना दादी अम्मा को इंसान को खिलाया जाए? Why don't you do that?
ये भी बात है, सही बात है। अगर 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 हाँ, गिद्धों को खिला सकते हैं तो इंसान को ही नहीं खा सकता। हाँ, वो बात भी सही है कि अगर उनको खिला सकते तो इंसान क्यों नहीं खा सकता, लेकिन ये बात भी है ना कि किसी के कहने से। अब सारी बातें सही हो गई हाँ, हमारी, तो अब देखो आप जो है ना इस्लाम में वापस आ जाए, इस्लाम नहीं के नहीं बाहर थोड़ा खड़े सा होंगे ना, इस्लाम के बाहर हजरत खड़े पहले होंगे चीज तो को लीजिए। इसी तरह की ऊट पटांग बातें आपके जहन में आएंगी और आप फिर हमारे पास आओगे, हमसे कहोगे हाँ बात सही है। आपने 3 बातें की, तीनों बातें गलत निकली, आपकी इससे साबित हुआ इंशाल्लाह सारी बातें गलत हैं। अब आप वापस आ जाएं और अपने ईमान की फिक्र करें। मरने के बाद यही सवाल किया जाएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आना है, क्वेश्चन आना हाँ, कुरान तो सुन्नत। ठीक है, तो मैं वो बोल रहा था कि आपका अगर कोई ऐसा पर्सनल ग्रुप हो तो आपसे नहीं बात नहीं नहीं करनी नहीं नहीं, थी। रुके 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 रुके। हाँ, बोलिए। कब छोड़ा इस्लाम? कि पर्सनल ग्रुप मतलब में देखिए बताया एक्चुअली था ना, कि पर्सनल ग्रुप मेरी नहीं हम लोगों प्रॉब्लम को। सुनिए, मेरा छोड़ने की एक बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली मुफ्ती साहब, मैं एक कितने मदरसे साल में था। पहले छोड़ा? कितने हाँ। नहीं देखिए कितने साल पहले लगभग छोड़ा? 5 साल, लगभग 5 साल। अभी अभी उम्र एज कितनी 23 है? है, 23 है। अभी कितनी? 23 मतलब इसका 16 साल। 23। 16 साल, हाँ तो सॉरी 17 साल है, 17 या 19 18 साल के साल, करीब। 18 साल के पास छोड़ा आपने। तो हाँ, उससे हाँ, पहले मतलब मदरसे में थे तो आपने तो खूब पढ़ाई लिखाई आती होगी, आपको अरबी वगैरह सब आती होगी। कहाँ तक मदरसे में पढ़ा? मतलब ये नहीं था, सिर्फ नाजिरा किया है, नाजिरा। हाँ ठीक नाजरा है, किया, नाजरा और मक्तब में अभी थे, तो मदरसे मेडिकल में स्टूडेंट हूँ। नहीं। हाँ, मकतब में था, तो मकतब में एक्चुअली मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। हाँ तो वो तो और मंदिर वो में भी हो सकता है, उसमें क्या बात है, इसलिए छोड़ा हाँ, आपने। ठीक। वो नहीं, उसलिए नहीं छोड़ा, एक्चुअली मेरा ना फिर एक मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हाँ बोलते तो हैं वो इसीलिए ऑब्सेसिव हुई थी, वो इसीलिए हुई थी, तो वो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। मसला इस्लाम में नहीं है, मसला जो है वो माइंडसेट का है और मसला एक साइकोलॉजिकल इशू है। तो ये इस तरह की चीजें कहीं भी हो सकती हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई जगह है जहां पर मकतब में मान लीजिए कोई बैठा हुआ है तो वहां सारे फरिश्ते ही हैं, अच्छे खराब लोग भी होते हैं, लोग भी नहीं नहीं, होते हैं। वो तो मैं वो आदमी को ब्लेम नहीं करता, वो प्रॉब्लम। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो ब्लेम आप किसको कर रहे हो समझ में आ रहा है। तो भाई ऐसा है, आप इनको अपना पर्सनल ईमेल दे दें, आतिफ रियान पर्सनल ईमेल दे दीजिए, तो ईमेल कर दें आप इनको, फिर देखेंगे इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। चलें बैक स्टेज ठीक है, भेज रहा हूँ आपको, अपना ईमेल लिखे वहाँ पे, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मुफ्ती साहब। चलें जी, ओके, ईमेल लिख के अस्सलाम जाइए। वालेकुम। वालेकुम आज अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपकी फिर से बात सही हो गई कि ऐसे बेचारों को ना वो ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मसला ट्रॉमा है और कुछ नहीं है जी। वो ब्लेम करते हैं फिर खुदा को। वालेकुम अस्सलाम, कौन आए हैं? पाकिस्तानी एथियस्ट। पाकिस्तानी एथिस्ट, जी भाई। जी मेरा कुरान मजीद पर एक सवाल है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, एथिज्म कब से इख्तियार किया आपने, कितने साल हो गए? बस ये कोई 1-1.5 साल हुआ है बस। अच्छा, तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से की क्या? ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। नहीं, हजरत प्रॉब्लम ऑफ ईवल ना पूछा करें, पूछे प्रॉब्लम ऑफ गुड की वजह से छोड़ा है। आजकल तो प्रॉब्लम ऑफ गुड चल रही है, तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से आपके जहन में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ताल्लुक से सवाल आया है ना? जी जी। आया तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से ना, नहीं रैशनैलिटी की वजह से। रैशनैलिटी की वजह से आया। अच्छा ठीक है, चले सही है, ओ, बहुत बड़ा लफ्ज आपने बोला है, तो हम जरा रैशनैलिटी को देखते हैं जी। तो क्या है रैशनैलिटी के गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? देखें, मैं जो हूँ ना वो सच्चाई को तलाश करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत भाई ये गलत है, इस्लाम गलत है, एथिज्म ठीक है। जो सच है ना, हमेशा बिल्कुल सही, सच के साथ खड़ा होना सही है। चाहिए। तो हम इसी पर बात करते हैं कि हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सच को पहचानने का क्या तरीका आपके जहन में है? लॉजिक और रीजन, रैशनैलिटी। ठीक है, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी, आप इतने बड़े बड़े लफ्ज बोल दिए आपने। आप मुझे एक वाज़ेह अंदाज से बताएं कि मान लो एक सच है, लेकिन दो लोगों में इख्तिलाफ हो रहा है, दोनों लॉजिकल बात कर रहे हैं, एक कह रहा है कि ये सच है, दूसरा कह रहा है सच नहीं है, दोनों के पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। अब कैसे मानेंगे? तो आर्गुमेंट को देखेंगे ना कि कैसे देखेंगे? कौन सा अकल में आता है वो मतलब आपकी पर्सनल अकल में वो कैसे आ रहा है? तो बाज मर्तबा एक आदमी की अकल में इमोशंस, उसके अपने इमोशंस की वजह से वो चीज ज्यादा अपीलिंग होती है, वो समझता है कि रैशनैलिटी है। अब कैसे आप सेपरेट करेंगे इमोशंस और रैशनैलिटी को? वो तो जैसे अपना दिमाग करेगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लॉजिक देता हूं कि भाई इस कायनात का
जो हम ये इस कायनात के इन्फिनिट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कायनात को पैदा जब ये आई है 14 बिलियन साल पहले, उससे पहले एक दूसरी कायनात थी, उससे पहले दूसरी कायनात थी। मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है, बस ये अलग अलग फॉर्म में सामने आ रहा है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं अपनी आंखों से कि एक मैटर है, कभी वो किसी फॉर्म में आ जाता है, कभी किसी फॉर्म में। और वैसे भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन दे बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सारी चीजें आपके सामने, तो एक लॉजिक है। तो आप इस लॉजिक को मानते हैं? जी मानते हैं, लॉजिक को मानते हैं। हाँ, इस वाली लॉजिक को मानते हैं? जी जी मानते हैं। मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, और मैटर जो है वो इनफिनिट है। ठीक है, इसको मान लिया क्रिएट हो आपने? सकता है, मैटर क्रिएट हो सकता है। बिग क्रिएट हो बैंग के सकता बाद क्रिएट हुआ है ना? नहीं बिग नहीं, बैंग के बाद। बिग बैंग के बाद। अच्छा, बिग बैंग से पहले? वो तो साइंस को नहीं पता, तो हम क्या कह सकते हैं। तो आप साइंस को नहीं पता। देखें, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि एक साइंस में थ्योरी जो है मल्टीवर्स की है कि इस यूनिवर्स को कॉज किया दूसरे यूनिवर्स ने, इस एतबार से जो मैटर है वो इनफिनिट है। जी ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन में आता है। लेकिन ठीक है। इसके बिग बैंग से ये कह देना कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड था, ये एक ठीक हाइपोथेसिस है ये भी। ठीक है ठीक है लेकिन ठीक है, सुन लीजिए एक मिनट। मुझे एक जी बात बोल बताएं कि आपने गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस की एक लॉजिक पेश की कि भाई हमें नहीं पता, ठीक? नहीं, जब हम देखें वो देखें, अगर हम फर्ज कर लें कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड है, फर्ज कर नहीं, लेते हैं। अभी वो बाद में करेंगे फर्स्ट। अभी आप ये चलें, कह रहे हैं बात तो कि सुने। भाई, नहीं, सुन लीजिए, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अभी आप ये कह रहे हैं कि इस कायनात के पहले क्या था, साइंस को नहीं पता। अगर हम फर्स्ट कॉज को गॉड मान लें तो ये भी एक हाइपोथेसिस है, हमें नहीं पता कि वो गॉड है, वो क्या है। तो आपकी जी लॉजिक ये है ना कि भाई मुझे नहीं पता कि वो गॉड है, मैं क्यों मानूं गॉड? लॉजिक तो ये हुई ना, सिंपल सी बात है। जी 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 बस इसी को हम टेस्ट करते हैं, ठीक? ये लॉजिक है कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं गॉड को क्यों, फर्स्ट कॉज को गॉड क्यों मानूं। तो क्या ये जरूरी है कि जो चीज आपको ना पता हो वो मौजूद ना हो? देखें, मैंने आपको बता रहा था पहले कि फर्ज करें हम फर्स्ट कॉज गॉड रख लेते हैं। मैं किसी हद तक मेरी अकल में आता है कि फर्स्ट कॉज जो है वो था और कोई चीज थी। नहीं, हो पहले सकता इसको है वो गॉड। हम पहले इस पर आ जाएं। इस उसूल को पहले हम सही कर लेते हैं। क्या आपका ना जानना किसी चीज के मौजूद ना होने की दलील है? ऐसा तो नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते और वो चीज फिर भी मौजूद हो, राइट? देखें, अभी बात करने देना, एक बात करने, नहीं, एक ये बात। बात ही तो कर रहे हैं भाई, बात ही तो कर रहे हैं ना। उसूल को हम, हमारे यहाँ बात होती है उसूल की बुनियाद पर, तो पहले उसूल टेस्ट कर लिए जाते हैं, फार्मूले सेट कर लिए जाते हैं। तो आपकी बात ये निकली कि आप ना भी जाने तो भी चीज मौजूद हो सकती है, राइट? जी जी हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, अब आ जाएं आप। अब आगे बढ़ते हैं। जी जी आगे जी। बात करने दें। अब फर्ज करते हैं कि फर्स्ट कॉज गॉड है। तो मैं इस्लामिक बैकग्राउंड से था, जी। तो हमने फर्ज तो कर लिया कि वो गॉड है। तो इस्लाम में जो उसकी किताब है यानी कुरान मजीद, तो हम उसको पढ़ते हैं कि क्या ये खुदा के अल्फाज हो सकते हैं जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का क्रिएटर है? नहीं, ये सारे इमोशनल आर्ग्यूमेंट है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने फर्ज कर लिया कि गॉड है। अब इसमें रैशनल प्रॉब्लम बताएं, इमोशनल प्रॉब्लम नहीं। रैशनल प्रॉब्लम बताएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है रैशनली? देखिए, वो गॉड हो सकता है, लेकिन वो इस्लाम वाला है या कोई और है, कोई डीएस हारिस है, कोई सुल्तानी पर्सनल है। आर्ग्यूमेंट आपने दे दिया हमें ना? फिर तो आप नाम atheist ना देखें हो ना गए। हजरत, आप नाम पे गौर करें ना। फिर तो आप atheist हाँ, ना हो पाकिस्तानी गए। ये मुल्हिद। बात है। अरे ये तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं गया। हमारा तो मेरा एक पहले चले सवाल गए था, थे, लेकिन खामोश रहे। मैं सवाल करने लगा था, आपने टोक दिया। एक कुरान मजीद की आयत खोली है मैंने। नहीं, रुक जाइए। पहले हम बात करते हैं कि जी, वो जो फिर फर्स्ट ये बात कॉज करने है, दीजिए मुझे, ये सुन करने लीजिए, देंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई। फर्स्ट कॉज जो है उसके खुदा होने में, क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम है? है। हाँ, वो बताएं क्या है। तो देखिए, वो कैसे हम मान लें कि वो कोई कॉन्शियस बीइंग थी, और वो थी तो वो कहाँ से आई ना, ये भी तो तो एक आपको पता नहीं प्रॉब्लम ना, है। आप तो पहले ही कह चुके कि आपका ना जानना उसके मौजूद ना होने की तो दलील है ही नहीं। भाई आप ये कहिए मुझे नहीं पता। हाँ नहीं पता, लेकिन तो ना पता 99% होने से ये कहाँ लाजिम आया कि मैं मानूंगा नहीं?
यानी ये तो आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है ना, यानी आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है कि मैं चूंकि जानता नहीं इसलिए मानता नहीं। एविडेंस नहीं है ना सर, एविडेंस ना होना किसी के मौजूद ना होने की दलील तो नहीं है ना। अब देखिए मैं 18 साल का हूँ, आप इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई रैशनैलिटी के ऊपर बात चल रही है, रैशनैलिटी के ऊपर। मैं रैशनैलिटी को मानता हूँ सच्चाई। अब देखो इतनी आसान करके मैं बात करता हूँ, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो आप रैशनैलिटी की बुनियाद पर खुदा जैसे कॉन्सेप्ट को, है ना, उसको आपने उस पर कैसे डिसाइड कर लिया कि खुदा नहीं है? बस मेरी अकल में नहीं आता इसलिए मैं नहीं मानता। अकल का कसूर है मेरे भाई, इलाज कराओ, अकल का कसूर है। अच्छा एक आयत है मेरे पास जी, अगर आप नहीं वो आयत रखिए अभी अपनी जेब में, बात अकल की है। आपने कहा मेरी अकल में नहीं आ रही, तो फिर हम अकल का इलाज करेंगे ना। अकल का इलाज आयत से नहीं होगा, अकल का इलाज होगा अकल से। लोहे को लोहा काटता है, आपका लोहा बिल्कुल बेकार है, अब हमारा लोहा हथौड़ा भर के बरसेगा आपके लोहे। आप इसका जवाब दे दें, हो सकता है मैं इस्लाम में वापस आ जाऊं, क्योंकि कुछ आयत हैं ये सूरह फुस्सिलत की। मैं एक चीज आपसे कह देता हूं पहले ही कि जब आप ये बता देंगे ना कि मुझे खुदा के फर्स्ट कॉज के खुदा होने में, क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, जेन्युइनली आप इसका इकरार कर लेंगे ईमानदारी के साथ, तो मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना कि मुझे फर्स्ट कॉज के क्रिएटर होने में रैशनली प्रॉब्लम है, तो मैं किसी आयत पर आपसे क्यों बात करूं? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखें बात सुने हम बात सुने ना। देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी अकल में ये फर्स्ट काज आर्गुमेंट आता है कि कोई फर्स्ट काज होगा, हो सकता है वो खुदा हो, लेकिन हो सकता नहीं। आप ये कह रहे, आप ये बताएं कि उसके क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम है? रैशनल नहीं है, नहीं है, ठीक है। उसके क्रिएटर होने में अब कोई रैशनल प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट कॉज खुदा हो सकता है, रैशनली कोई मसला नहीं है, ठीक है, यहां तक बात हो गई? कोई मसला नहीं। चलें जी, अब आगे बढ़ें। कुरान मजीद की आयत के बारे में जो सवाल उठाए जाते हैं जी, उनमें सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 9 से 12 तक इसमें बयान किया गया है ज़मीनो आसमान की तख्लीक के बारे में। चलें वहीं चलते हैं, सूरह फुस्सिलत आप निकालें या मैं? अच्छा यार मेरे पास यार एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, आप 18 साल के हैं? जी 18 साल के हैं। आपको मालूम है मैं कितने साल से स्ट्रीम कर रहा हूँ? नहीं, आप तो काफी अरसे से, आपने उस अवैस इकबाल के साथ की थी, उसको धो दिया था आपने। हम मानते हैं कि एथियस्ट हैं, लेकिन नहीं, सुनिए, आपको मालूम है कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ कम से कम 4-5 साल 6 साल से तो लगातार हो रही है। उससे पहले 2017 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ इन मौजूआत पर। अभी 2025 है, 2017 में आपकी उम्र क्या थी? 17 में 7 साल पहले, अभी आप 18 को हो ना, 7 साल पहले आप 11-12। तो मेरे भाई इन मौजू इस सूरत के ऊपर, सूरह फुस्सिलत के ऊपर वीडियो में 17-18 में बना चुका, ठीक है। ये जो सवाल आप जिस वक्त आप गली में चड्डी पहन के क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त वीडियो बना रहा था इन मौजूआत के ऊपर, और मैं बात कर रहा था कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस सूरत में भी, सूरह फुस्सिलत में। आप ये तो कहेंगे ना कि भाई, आप ये तो कहेंगे ना कि भाई 6 आसमान है कि 8? नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। आप इसका जवाब दे दें, हो सकता है इस पर जो इख्तलाफ है मेरा वो शायद हट जाए। ठीक, रुक जाइए, मैं उस सूरत पे आप सबसे पहले चलता हूँ, सूरह फुस्सिलत। नहीं मेरे पास लिखी हुई है, अगर आप नहीं मेरे पास भी है, आ जाए। ठीक है जी बोले? हाँ बोले। इसमें कहो क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मुकाबिल ठहराते हो, वही तो सारे जहान का मालिक है। किसको? बुतों को, बुत, आइडल्स। ये हारिस सुल्तान से लेकर आए आप ट्रांसलेशन इसकी? नहीं, ये तफसीर इब्न कसीर। ये तर्जुमा क्या किया इसने? बुतों को, कमाली हो गए। ला हौल वला कुव्वत व तजअलून लहू अंदादा। हाँ चलें आगे बोले। और
उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और इसमें सब सामान्य मईशत मुकर्रर किया सब 4 दिन और तमाम तलबगारों के लिए यकसा। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए और आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से मुज़य्यन किया। इनमें बताया जा रहा है कि ज़मीन पहले बनी और सितारे बाद में बने। जमीन पहले बनी, इसमें ये कंफ्यूजन है आपको कि अल्लाह ने पहले बोला कि उसने वजअल फीहा रवासिया मिन फौकिहा व बारक फीहा व क़द्दर फीहा अक़वाता फी अर्बाति अय्याम, के जमीन के अंदर पहाड़ बनाए, उसमें बरकत दी और 4 दिनों के अंदर, और उसके बाद वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने कहा कि आओ तौअन व करहन, उन्होंने कहा हम तौअन आते हैं, फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावात, और उसने 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। क़ज़ाहुन्ना 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। अच्छा, अब यहां आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला आगे कह रहा है वज़य्यन्ना समा दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने, ये जो वाव है ये किसी चीज की तरतीब को बयान करने के लिए नहीं आता है, ये मुतलकन यानी किसी दो इवेंट्स हुए, उन 2 इवेंट्स को बगैर किसी तरतीब के बयान करने के लिए आता है। मसलन मैं ये कहूं कि भाई आज हमारी स्ट्रीम में पाकिस्तानी एथिस्ट और इसी तरीके से गोदी मीडिया आया, वो क्या नाम था उसका, गोदी मीडिया वाला। अब मैं और गोदी मीडिया वाला उसका नाम ले रहा हूं बाद में, पाकिस्तानी एथिस्ट का नाम ले रहा हूं पहले, जबकि तरतीब इसकी उलट थी, पहले गोदी मीडिया वाला आया फिर आप आए। लेकिन मेरा ये जुमला एब्सोल्युटली ट्रू है, क्यों? जो लफ्ज और है ये इवेंट्स की तरतीब को, ऑर्डर को बयान करने के लिए नहीं आता, बल्कि इवेंट्स हुए हैं इसको बयान करने के लिए आता है। जब अल्लाह ने ये बात कर दी कि भाई 7 आसमान को जो है, सारी चीजों को पूरे को 7 दिनों के अंदर, सबा समावातिन 7 आसमानों को 2 दिनों के अंदर उनका फैसला कर दिया। अब वो एक नई बात बता रहा है एडिशनल, कि वज़य्यन्ना समा दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पहले बनी फिर सितारे बने, तरतीब की बात यहां हो ही नहीं रही। वाव का लफ्ज है, फा नहीं है, सुम्मा नहीं है। देखिए लिखा है फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा। ये तो आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं, मैं इसी बोल रहा हूँ वाव। अच्छा, फिर आसमान की तरफ, हाँ वहां ठीक है, सुम्मस्तवा इलस समाई, कि फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। वहां ये कहा लिखा हुआ है कि आसमान को उसने सजाया सितारों से? आसमान की तरफ मुतवज्जा होने का मकसद यही है कि आसमान एग्जिस्ट करता था तो मुतवज्जा हुआ है ना, और उनको 7 करार दे दिया, और उनको 7, सुनिए उनको 7 करार दे दिया। यहाँ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया। ठीक, मुझे ये बताएं कि आगे जहां कुरान ये बात कर रहा है कि उसने सितारों से सजाया, वहां पर फा दिखता है आपको, फिर या उसके बाद, ऐसा कोई लफ्ज दिख रहा है उर्दू तर्जुमे में भी? नहीं। और लिखा है ना जी, और लिखा है और हर जबान में, उर्दू हो वो अरबी हो, जितनी भी जबानें हैं इनमें और एंड या वाव अरबी में ये तरतीब को बयान करने के लिए नहीं आता है, ये मुख्तलिफ इवेंट्स को एक साथ बयान करने के लिए आता है कि इवेंट्स हुए, दैट्स ऑल। उसकी तरतीब क्या थी इसका जिक्र इसमें नहीं है। चलो फिर गौर करूंगा मैं इस पर। हाँ, लेकिन अब गौर करने के लिए इन्होंने कहा था हज़रत इस्लाम में वापस आ रहा हूं मैं। हाँ जी, और अगर आप एक सवाल करने दें या आपके पास टाइम, बोले लास्ट क्वेश्चन है चले। हाँ, जो ज्यादातर बनु कुरैजा के वाक़े पर सवाल उठाया जाता है, ऊपर भी हमारी एक वीडियो है बनु कुरैजा के ताल्लुक से, मेरी पूरी एक वीडियो है, आप डालेंगे खामखी वो रिपीटेशन हो जाएगा ना, तो एक आप डालें, मेरा नाम डालें बनु कुरैजा, वो वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है कि बनु कुरैजा ने यानी वादा खिलाफी की थी या क्या किया था उन्होंने? मैं अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वादा खिलाफी तो अपनी जगह है ही, उन्होंने मुसलमानों की तमाम औरतों को कत्ल करने का प्लान किया था, और वहां उस किले में पहुंच भी गए थे कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम औरतों को रखा हुआ था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन भी थी।
अगर हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा की बहादुरी उस दिन न होती तो कितनी औरतें शहीद हो चुकी होती। ये जुर्म था। चलें ठीक है, मैं अभी जाके देखता हूँ। चलें जी, ठीक है। अल्लाह ताला सच्चाई आपको हिदायत की दे, तरफ हदाकल्लाह सबका रास्ता हमवार करे। चलें बहुत जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है। अच्छा, नीचे जो है फिरका इंजीनियरिया के एक तर्जुमान मौजूद हैं जी, उनको ले लीजिए। वही कह रहा था। हाँ, ये लास्ट हैं कॉलर, क्योंकि अब हमारे 3 घंटे होने में 5 मिनट रह गए हैं जी। जी भाई। हेलो जी भाई, आप इस वक्त जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो खुशकिस्मत हूँ मैं जो आज आपसे बात हो पा रही है, और खुदा की बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत आप भी हैं मुफ्ती साहब जी। और मैं असल में आपको भी लगभग 2 साल से सुन रहा हूँ और इंजीनियर साहब को भी सुनता हूँ। तो अभी मतलब काफी दिनों से मैं बार बार रिपीट हो रहा है कि आप लोगों का कुछ मसला है इंजीनियर साहब से। तो वो जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से लोगों का कोई मसला इंजीनियर साहब से नहीं, इंजीनियर साहब को मसला पूरी उम्मत से, बस ये है फर्क जी। आगे बोलें। अच्छा, चले वो ऐसे करके ही कर ले। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, जैसे कुछ चीजें उनके बारे में हवा हवाई की जाती हैं, जैसे ये कि वो भाग जाते हैं, है ना। अच्छा, इतना क्लियर कट वो भी इतनी वीडियो में मैसेज दे चुके हैं कि भाई जो भी जिस भी फिरके से ताल्लुक रखता है उसका बड़ा एक बार जो है वो या तो बैठ जाए, है ना, या फिर वो मतलब जैसे मान लीजिए अभी आप हैं, तो आप जिस किसी भी फिरके से आप मान लीजिए आप ताल्लुक रखते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई अब मान लीजिए मैं हूँ, मैं कह दूं जी मेरी जो है माइक टाइसन से फाइट करा दी जाए, है ना, और मैं जो में और माइक टाइसन में फर्क है, ये तो आप भी हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ। तो उनका मकसद ये है कि आप लाखों सुन लीजिए, मुफ्ती साहब बोलने ये बात इसलिए आप उल्टी ना करें, बात सीधी करें। जी आप अपना मुकाबला माइक टाइसन से या किसी और रेसलर या बॉक्सर से करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप तो कभी रिंग में उतरे ही नहीं ना, आप तो तमाशा ही हैं। आपने कहा नहीं मुकाबला में, ठीक है, अगर आप रिंग में कभी पहुंचे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि रेसलिंग कैसे होती है, बॉक्सिंग कैसे होती है, कोई उसूल आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आपने स्टेडियम में मैच देखने का टिकट खरीदा और जहन में यह आया कि नहीं करूंगा मुकाबला में, तो जाहिर सी बात है दुनिया आपको कहेगी भाई बेवकूफ आदमी है, क्या कर रहे हो। एक आदमी रेसलिंग करता है, एक आदमी प्रोफेशनल बॉक्सर है, ठीक है। अब अगर कोई मसलन मोहम्मद अली अपने दौर में या माइक टाइसन का बॉक्सर ये कहता है कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ नंबर 1 जो होगा ना वो उससे बॉक्सिंग करूंगा, उससे नीचे से मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगा। पाकिस्तानी टीम मान लो वर्ल्ड कप जीतने के बाद या इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये कि नहीं भाई हमारा मुकाबला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से होगा, हम वेस्ट इंडीज के साथ नहीं खेलेंगे। भाई क्यों नहीं खेलेंगे भाई, सारे लीग में है, सबके साथ खेलोगे। तो ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वो उनका मकसद यही है कि हर गली में एक मुफ्ती है, हर गली में एक आलिम है मसलन, और अपने मिजाज में वो आलिम है, अपने मिजाज में अपनी इल्म के हिसाब से वो मुफ्ती है। अगर मैं एक किसी बंदे से बात कर लूं और उससे मान लीजिए हारूं या जीतूं, दोनों ही बातों में ना तो मेरा हारने में फायदा है ना मेरा जीतने में फायदा है, इससे बेहतर क्या है। अच्छा, इंजीनियर साहब की बात अगर जब हो रही है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गली मोहल्ले का बंदा उठा, उसने 4 लोगों की टीम बनाई, वो कह रहा है मेरा इंडिया से मैच करा दो, है ना। आज की डेट में इंजीनियर साहब का सिर्फ यूट्यूब पे जो भी फैन फॉलोइंग है उसको देखते हुए, और अच्छा वो चाहे शियत के मौलवी हो, सुन लीजिए, चाहे फैन फॉलोइंग तो उनकी भी इतनी है। फेम की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उस फिरके को ओन करना है। नहीं तो भाई अगर जो उनका चैलेंज है, सुनिए नहीं रुक जाइए हाँ मैं रुका हूँ, बोलिए आप बोलिए। इंजीनियर अली मिर्जा पहले है या जो एग्जिस्टिंग उलमा या उनका मनहज फिरका जो भी आप नाम दें वो पहले है? मतलब पहले यानी समझा नहीं मैं। पहले कौन है यानी इस दुनिया में अपने वजूद के एतबार से पहले कौन है? वजूद के एतबार से कोई भी होता, अभी मान लीजिए खबीब जो है वो यूएफसी में फर्स्ट नंबर है। इंजीनियर मिर्जा 10 साल की पैदावार है ना, उससे पहले तो नहीं थे। हाँ ठीक है। अब जाए आप बरेलवी, देवबंदी, सलफी, शिया सब उस सदियों से हैं, ठीक है। जी ठीक है।
अब इंजीनियर ने एक नया दावा किया, ठीक, चूंकि 10 साल से हैं तो 10 साल से पहले तो वो थे नहीं, जो भी बात कह रहे हैं वो नहीं कह रहे। अब एक नया दावा किया, अब उस दावे को डिफेंड कौन करेगा? इंजीनियर करेगा ना, ठीक। किसके साथ? आप ये ना कहें कि